हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं अपना, ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसको हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, 3-4 दिन के अंदर खत्म कर देंगे इसको। इस चैप्टर के अंदर को मेनली 3 टॉपिक्स देखने हैं, जो रहेगा हमारा ब्रोंकियल एस्मा, COPD और लास्ट में हम लोग कफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रोंकियल एस्मा से। इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि ब्रोंकियल एस्मा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि ब्रोंकियल एस्मा की पैथोलॉजी बहुत सारी है। हम लोग कुछ मेन पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसकी पैथोलॉजी बहुत सारी है, जो मेन टॉपिक्स हैं उसको हम लोग लेके कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एलर्जन से। एलर्जेंस में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, डस्ट है, हेयर्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, इवन कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स जैसे कॉकरोच विंग्स, वो भी अपने एलर्जन जैसे ट्रीट होंगे। जब एलर्जन हमारे ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू पहुंचेंगे, यानी कि जब हम इंस्पायर किए, जब हमारी ब्रीदिंग हो रही है, उस दौरान एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गए। अब जो एलर्जेंस है अपने, उनको हमारी बॉडी एज एन एंटीजन ट्रीट करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी बाहर से आता है वो हमारे लिए एंटीजन होगा। और एंटीजन बताता कौन है कि ये एंटीजन है? तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, जैसे कि अपना डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गए। तो जब भी एलर्जन हमारे ब्रोंक्यूल के ल्यूमेन में पहुंचेगा थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहां पे जो प्रेजेंट होती है एपिथेलियम, उसमें कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, APC यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट हो जाती हैं जब भी एलर्जन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। मेनली कौन सी सेल्स रहेंगे वहां पे? डेंड्राइटिक सेल्स रहेंगी। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट हो गई तो किसी को तो रिप्रेजेंट करेगी ना ये। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये लिम्फ नोड्स को रिप्रेजेंट करती है। अब लिम्फ नोड्स के अंदर जो ब्रोंकियल एस्मा का पेशेंट होता है, उसके पास TH2 सेल्स के नंबर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू TH1 सेल्स। ये TH1 TH2 क्या होते हैं? तो जो हमारा T सेल है, उसमें हम लोग बहुत सारी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिए थे, T हेल्पर सेल, T सप्रेसर सेल। तो T हेल्पर सेल की भी सब टाइप्स होते हैं, वो अपने होते हैं TH1 सेल, TH2 सेल्स। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उनके पास क्या होता है, TH1 सेल्स के नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन जो ब्रोंकियल एस्मा का पेशेंट होता है उसके पास TH2 का नंबर ज्यादा होता है। जो अपने TH1 सेल्स हैं, तो जब भी एलर्जन इंटर करता है तो उसको वहीं पे सप्रेस कर देंगे जब लिम्फ नोड्स पे वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लेकिन जो ब्रोंकियल एस्मा का जो पेशेंट है उसके पास TH2 का ओवर एक्टिविटी होती है, यानी कि TH2 के नंबर ज्यादा होते हैं। तो वो TH2 सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी, और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए वो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगी। तो जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मेनली हमारे पास एलर्जी जब होती है तो कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgE टाइप की। और वो IgE टाइप एंटीबॉडी जो है वो मास्ट सेल को रिप्रेजेंट की जाती है। तो जो हमारी IgE बनी है वो कहां जाके रिप्रेजेंट करेगी, कहां जाके एक्ट करेगी? मास्ट सेल पे। और मास्ट सेल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से चेंजेस होंगे। मास्ट सेल का जो DNA है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अंदर एसिटाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। DNA की एक्टिवेशन की वजह से जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है उसका भी एक्टिवेशन हो जाएगा। और जो फॉस्फोलाइपेज A2 है वो फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा? लॉक्स एंजाइम को। लॉक्स एंजाइम यानी कि लाइपोक्सिलेज एंजाइम। अब जो लाइपोक्सिलेज एंजाइम होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ल्यूकोट्राइन्स के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि ल्यूकोट्राइन का सिंथेसिस में क्या लगता है? लॉक्स एंजाइम लगता है। जब लॉक्स एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ल्यूकोट्राइन्स B4 का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, जो कि फर्दर इंड्यूस करता है ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 के सिंथेसिस को। जो भी ल्यूकोट्राइन्स बने हैं वो मास्ट सेल में ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और जब दोबारा से एलर्जन का अटैक आएगा तो सेम प्रोसेस फिर से परफॉर्म होगी, यानी कि सेम मैकेनिज्म फिर से फॉलो होगा, जिसमें IgE का प्रोडक्शन होगा और फिर वो मास्ट सेल पे एक्ट करेगी। मास्ट सेल के अंदर DNA का एक्टिवेशन होगा, फॉस्फोलाइपेज बनेगा, लाइपोक्सिलेज एंजाइम बनेगा, जो कि फिर से ल्यूकोट्राइन्स को सिंथेसाइज करवाएगा। अब क्या होता है कि जो ल्यूकोट्राइन्स हैं वो दोबारा स्टोर होंगे, तो जो पहले से स्टोर ल्यूकोट्राइन्स थे उनका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। दोबारा जब इन्फेक्शन होता है, दोबारा जब एलर्जेंस आते हैं, तो जो पुराने ल्यूकोट्राइन्स स्टोर हुए थे ग्रेन्यूल्स के अंदर वो अब रिलीज हो जाते हैं। ल्यूकोट्राइन्स के रिलीज के लिए
कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का जब इन्फ्लक्स होगा तो ल्यूकोट्राइन्स जो ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर थे वो रिलीज हो जाएंगे और उनके रिलीज होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं डीग्रेनुलेशन। अब जो ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हुए हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोट्राइन्स रहेंगे। तो जो ल्यूकोट्राइन B4 है वो कीमोअट्रैक्टेंट सिक्रेट करता है जो कि इंक्रीज करता है न्यूट्रोफिल्स और इजनोफिल्स के नंबर को। अब जब न्यूट्रोफिल्स और इजनोफिल के नंबर बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है। और जो दूसरे ल्यूकोट्राइन्स हैं जैसे कि ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 वो जाके एक रिसेप्टर पे ऐड करते हैं। कौन सा रिसेप्टर रहेगा हमारा? सिस्टीन ल्यूकोट्राइन्स 1 रिसेप्टर। और जब वो रिसेप्टर पे ऐड करेंगे तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होगा तो अल्टीमेटली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है और यही हमारी मेन पैथोफिजियोलॉजी है कि लास्ट में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है। इस पाथवे के अलावा कुछ अदर पाथवे भी हैं जो कि ब्रोंकियल एस्मा के पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं। आइए उनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हुए थे वो कुछ इंटरल्यूकिन्स भी सिक्रीट करते हैं जो कि आगे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएंगे और एट द एंड क्या रिजल्ट आएगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। यानी कि जब भी हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा ही। जो अपना प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 5 जो कि ऐड करता है इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर पे और इजनोफिल्स के नंबर बढ़ा देगा जो कि इंड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन, जिससे ब्रोंकियल एस्मा होने के चांसेस होंगे। जो अपने प्लाज्मा सेल्स हैं वो कुछ अदर इंटरल्यूकिन भी सिक्रीट करते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13 जो कि कॉमन रिसेप्टर पे जाके ऐड करते हैं इंटरल्यूकिन 4 अल्फा रिसेप्टर पे और इजनोफिल्स का नंबर बढ़ेगा, बेसोफिल्स का नंबर बढ़ेगा और इसकी वजह से एक और प्रोसेस इंड्यूस हो जाती है जो कि है रिमॉडलिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स। यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स में जो वॉल्स हैं वो अपना शेप चेंज करना स्टार्ट कर देती हैं और उनके अंदर ल्यूमेन जो है वो नैरो होता चला जाता है। लास्ट हमारा पैथोफिजियोलॉजिकल पाथवे है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ हो या फिर किसी इंसेक्ट्स का इन्फेक्शन हुआ हो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फिर इंसेक्ट के इन्फेक्शन की वजह से लिपोपॉलीसेकेराइड्स रिलीज होगा। लिपोपॉलीसेकेराइड जो हमारे ब्रोंक्यूल्स के जो मसल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स पे प्रेजेंट जो मसल हैं उस पे जो टॉल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन पे ऐड करेगा अपना लिपोपॉलीसेकेराइड और वो रिलीज करेगा TSLP यानी कि थाइमोसाइट स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन और ये इंड्यूस करता है TS2 सेल्स को। TS2 सेल्स को जब इंड्यूस करेगा तो फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फ्लेमेशन के बाद ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। और साथ ही साथ ये प्लाज्मा सेल्स को भी इंड्यूस करता है जो कि इस प्रोसेस को और ज्यादा इनहेंस करती है। तो यहां तक तो बात हुई हमारे पैथोफिजियोलॉजी की। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करें तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम किस स्टेप को ब्लॉक कर दें जिससे ब्रोंकियल एस्मा की पैथोफिजियोलॉजी रुक जाए। और जब पैथोफिजियोलॉजी रुक जाएगी यानी कि जब हमारा जो इन्फेक्शन होने का प्रोसेस है वही रुक जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली हम उस चीज को ट्रीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेन पाथवे की बात करेंगे, फिर हम लोग सेकेंडरी पाथवे की तरफ डिस्कस करेंगे। पहले मेन पाथवे को ब्लॉक करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ड्रग होता है ओमेलिजुमैब जो कि इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन को रोक देता है। जो IgE का प्रोडक्शन रोकेगा तो मास्ट सेल पे एक्टिवेशन नहीं होगा और मास्ट सेल जब एक्टिवेट नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगी, तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं ट्रीट कर पाएंगे। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो ओमेलिजुमैब है वो IgE के प्रोडक्शन को रोकता है। उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ओम और अली 2 नाम दिख रहे हैं इस पे। एक हिंदू नाम है, दूसरा मुस्लिम नाम है। और ई से याद रख सकते हैं हम लोग कि इंग्लिश मैन यानी कि जो ब्रिटिशर्स को हम लोग इसके अंदर इंडिकेट कर सकते हैं। तो ओम और अली एक साथ मिलके इंग्लिश मैन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? ओमेलिजुमैब यानी कि ओम और अली, इंग्लिश मैन यानी कि IgE के प्रोडक्शन को रोक रहे हैं। ब्रोंकियल एस्मा को ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो मेन ड्रग रहेगा वो स्टेरॉइड्स रहेंगे। जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो DNA के एक्टिवेशन को रोक देंगे, यानी कि जो DNA के अंदर एसिटाइलेशन प्रोसेस हो रहा था उसको स्टॉप कर देंगे और जो फॉस्फोलाइपेज A2 का एक्टिवेशन हो रहा था उसको भी ये इनिबिट कर देंगे। नेक्स्ट ड्रग हमारा रहेगा जेल्यूटन जो कि लॉक्स एंजाइम की एक्टिवेशन को इनिबिट करेगा। और जब लॉक्स एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो ल्यूकोट्राइन्स का सिंथेसिस नहीं होगा और जब ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेगा तो हम जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन बनेगा ही नहीं। और जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा।
कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ल्यूकोट्राइन जो रिलीज हो रहा था उसको इनहिबिट करते हैं। अब जब ल्यूकोट्राइन रिलीज नहीं होगा तो आगे पैथोफिजियोलॉजी रुक जाएगी। तो कौन से ड्रग्स हैं जो कि ल्यूकोट्राइन्स के रिलीज को रोकते हैं? वह है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी कि मास्ट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देंगे जिससे जो ल्यूकोट्राइन्स है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। जिन ड्रग्स के नाम में क्रोम रहेगा वो अपने मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेन पाथवे को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास लास्ट ड्रग है मोंटेल्यूकास्ट। मोंटेल्यूकास्ट क्या करता है कि जो अपने ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 ये सिस्टीन LT1 रिसेप्टर पे जाकर जुड़ रहे थे, तो इन रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो ल्यूकोट्राइन्स उस पर जाके एक्ट नहीं करेंगे। जब रिसेप्टर पे ल्यूकोट्राइन एक्ट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और अल्टीमेटली हमें इन्फ्लेमेशन को रोकना था। तो हमने बात कर ली कि जो मेन पाथवे थे उसके अंदर कौन कौन से ड्रग एक्ट कर रहे हैं। अब आइए चलते हैं सेकेंडरी पाथवे की तरफ। तो जो अपना इंटरल्यूकिन सिक्रीट हो रहा था प्लाज्मा सेल द्वारा, उसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं। जैसे कि जो अपना इंटरल्यूकिन 5 जो सिक्रीट हो रहा था, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास है मेपोलिजुमैब और रेसिलिजुमैब। और जो इंटरल्यूकिन 5 के रिसेप्टर्स थे उनको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास ड्रग रहेगा बेनब्राइलिजुमैब। और इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 के जो एक्शन थे उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे ताकि दोनों के एक्शन कॉमनली वो इनहिबिट कर सके। जिसके लिए हमारे पास ड्रग रहेगा डुपिलुमैब, जो कि इंटरल्यूकिन 4 अल्फा रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, जिससे इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 का एक्शन इनहिबिट हो जाएगा। यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया कि हम लोग जो एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजी है उसको रोक रहे हैं। तो जो हमारे एक्चुअल पाथवे को ब्लॉक करने के लिए ड्रग रहेंगे वो होंगे हमारे कंट्रोलर्स, यानी कि जितने भी ड्रग्स हम लोग डिस्कस किए हैं अभी, ओमेलिजुमैब से लेके अपने डुपिलुमैब तक, वो सब के सब कंट्रोलर्स हैं। ये पाथवे को कंट्रोल करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि रिलीवर्स हैं, यानी कि जो पैथोफिजियोलॉजी हो चुकी है जिसकी वजह से ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन हो चुका है उसको ठीक करेंगे, तो वो हमारे रिलीवर्स होंगे। अभी तक हम लोगों ने कंट्रोलर्स के बारे में डिस्कस किया। अब रिलीवर्स के अंदर हमारा जो ड्रग रहेगा वो ब्रोंकोडायलेटर्स होंगे। ये केवल सिम्टम्स को ठीक करते हैं, यानी कि ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन हुआ तो उसको ठीक करने के ब्रोंकोडायलेटर दे देंगे। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, इसलिए इनको केवल रिलीवर्स बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस किया। हम लोगों ने फिर देखा कि जो मेन कारण है उसके अलावा जो अदर कारण है वो कौन कौन से कारण है जो कि ब्रोंकियल एस्मा कॉज करवाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि इस पाथवे को ब्लॉक करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स हैं। अब इन ड्रग्स के बारे में आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियोस मिस ना हो। इन नोट्स को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल medmonk21 को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे medmonk21 तो मेरा चैनल दिख जाएगा आपको। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।